हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 16 लेक्चर्स इकोनॉमी के कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो हमने ना 16 लेक्चर्स में इकोनॉमी ऑलमोस्ट 50% कवर कर लिया है। 50 भी नहीं, 60% आई वुड से। अब जो आगे मतलब 4-5 लेक्चर्स और आएंगे उसमें आपका इकोनॉमी हो जाएगा। फिर हम लोग प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये करने वाले हैं, ये हमारा कंटेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, क्या होते हैं। अगर आपने बीओपी अच्छे से समझा, सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। और अगर नहीं समझा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाओ पहले वो वीडियो देखो एंड देन इसको कवर करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपस में लिंक्ड है काफी। ठीक है, इसके बाद हाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ेंगे। देन फॉरेक्स रिजर्व वर्सेस फॉरेन एक्सचेंज वर्सेस बीओपी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। एंड लास्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, तो एक्सचेंज रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी को हम लोग ना फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला वीडियो अगर याद है, मैंने वहां पे आपको समझाया था कि अगर हम लोग मतलब $100 का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और $50 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने $50 कमाए हैं और $100 हमने खर्च किए हैं। तो जो $50 का जो गैप आया है वो $50 अब कौन भरेगा अपनी जेब से? आरबीआई भरेगा। तो आरबीआई के पास यानी कि ये जो रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स होते हैं डॉलर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो करेंसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की वो करेंसीज होती हैं, राइट। इन्हीं को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं या फिर फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये वो एसेट होते हैं आपके जो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि जो भी हमारी इंटरनेशनल पेमेंट्स है या कोई अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, जैसे कि यहाँ पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, ये बीओपी क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हमारा जो इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो बराबर होना चाहिए, या तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो इस ये जैसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है ना, तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आरबीआई को अपने पास कुछ फंड रखना पड़ता होगा, कुछ एसेट रखने पड़ते होंगे फॉरेन करेंसी के रूप में। तो वो चीज कहलाती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए, और ये ना आपकी हर कंट्री के पास होता है। ठीक है, अब देखो होता ही है ना, जरूरी नहीं है कि डॉलर्स में आरबीआई ने रखा है। ठीक है, हो सकता है जो करेंसी ज्यादा पावरफुल होती है वो करेंसी रखते हैं हम लोग। जिस कंट्री के साथ हम लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, जिस करेंसी में हमारा ज्यादा ट्रेड होता है ना, वो करेंसी मोस्टली आरबीआई आपकी रखती है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा खाली पैसे रखे जाते हैं, राइट, पर मैंने यहाँ पे एक टर्म का यूज किया है, एसेट। क्या यूज किया है मैंने? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका वो एसेट है। क्या बोला था मैंने आपको? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो एसेट है, राइट। तो अब एसेट है तो यानी कि कुछ ना कुछ इसमें और इंक्लूडेड होगा। तो ये कुछ इसके कॉम्पोनेंट है। क्या कॉम्पोनेंट है? तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, इनमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले आपका फॉरेन करेंसी एसेट, तो इसमें जैसे आपके यूएस के डॉलर्स, यूरो, पाउंड, येन एक्सेट्रा, जो पावरफुल करेंसीज हैं, प्लस जिन कंट्रीज के साथ हमारा ज्यादा ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनकी करेंसीज। तो एक तो ये हो गया, और ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लार्जेस्ट शेयर होल्ड करती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो ₹100 का है ना, उसमें से 85 से लेके 90 जो है, 100% अगर है फॉरेन, एक सेकंड दोबारा बोलती हूँ मैं। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100% का है, तो इसमें से आपका 80 से 90 तक आपका सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेन करेंसीज होंगी। समझ में आ गया? इसके बाद गोल्ड के रिजर्व्स भी होते हैं, तो आरबीआई जो है ना, ये गोल्ड के रिजर्व्स भी होल्ड करता है। तो आरबीआई के पास ना ये रखा गया फिजिकल गोल्ड होता है, गोल्ड लोन्स। ठीक है, तो वो आपके गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। फिर आपके एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आपके आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जिसे किसी भी करेंसी में आप लोग बदल सकते हो। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में हमारे पास जैसे डॉलर्स से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बस सडनली हम लोग येन में ट्रेड करने लग गए, या ऐसी किसी करेंसी में ट्रेड करने लग गए हम लोग, जो करेंसी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, तो ये फिर हम आईएमएफ को देके और जो करेंसी हमें चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये आईएमएफ ही है जो एलोकेट करता है। समझ में आ गया? इसके बाद है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आरटीपी।
तो ये जो है ना, ये आईएमएफ के पास इंडिया का पैसा होता है, जिसे इंडिया कभी भी अपनी करेंसी में बदल सकती है। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आईएमएफ से रिलेटेड है, बाकी ये दोनों तो आरबीआई होल्ड करता ही है। तो ये आपका 85 से 90% तक का शेयर इसका है, रेस्ट मान लेते हैं 10 इसका हो जाएगा एंड 5% इनका हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। तो प्री में आपका ना कई बार एक तो क्वेश्चन बना है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, तो कौन-कौन से कितने कंपोनेंट है? 4 हैं, फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड रिजर्व्स हैं, एसडीआर है एंड आरटीपी है, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन बना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? आपका फॉरेन करेंसी एसेट का। तो ये दोनों आपके प्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज़। तो आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्लियर हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ही हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या होता है ये? एक बार और फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो ये आपका वो एसेट होता है जो आरबीआई के पास रखा जाता है, इंटरनेशनल जो भी हम पेमेंट्स करते हैं उनको करने के लिए, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर हो जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए जिसमें हमको फॉरेन करेंसी की नीड है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आरबीआई एसेट अपने पास रखता है। इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड का रिजर्व, एसडीआर एंड आरटीपी। समझ में आ गया? नाउ अगर मुझे जानना है कि मेरे देश में कितना टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, तो इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा? ऑब्वियसली इन चारों को प्लस कर दूंगी मैं, ये चारों ही तो है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में। तो एफसीए, गोल्ड, एसडीआर, आरटीपी, तो ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आ जाओ कि आप फॉरेक्स रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे बताओ। देखो इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही चल गया है, मैंने इतनी बार बता दिया। सबसे पहली तो बात ये है कि जो भी हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं किसी कंट्री के साथ, उस कंट्री को उन्हीं की करेंसी में कई बार पे करना होता है, राइट? तो एक तो उसमें काम आता है ये, ठीक है? दूसरा क्या काम आता है, अगर मेरे पास मान लो डॉलर्स में मैं ट्रेड कर रही हूँ, डॉलर्स नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी आईएमएफ के पास कि आईएमएफ मुझे पैसे दे दो, मेरे पास नहीं है पैसे। तो आईएमएफ क्या करेगा? देखेगा कि अरे डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई है, तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई है तो वो उसको महंगा कर देगा। तो डॉलर महंगा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जैसे अभी एक डॉलर आपका 85 रुपीज है, अब मैंने आपको बोला कि डॉलर महंगा हो गया है, तो डॉलर महंगा हो गया यानी कि एक डॉलर की वैल्यू आईएमएफ देखेगा कितनी डिमांड है, अगर ज्यादा डिमांड है तो वो फिर 90 रुपीज भी कर देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से डॉलर की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू महंगी हो जाती है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉलर की वैल्यू महंगी हो रही है, यानी कि डॉलर की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है, डॉलर जो है आपका बढ़ रहा है। अगर डॉलर बढ़ रहा है तो इंडियन रुपीस क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे? डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर एक डॉलर की वैल्यू आपकी 85 रुपीज है, पहले थी, ठीक है, और अब आईएमएफ ने डिमांड के चलते इसको 90 कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ के पे डॉलर बढ़ने की वजह से हमारा जो रुपीस का वैल्यू था वो डेप्रिशिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना। तो ये डेप्रिसिएशन ना हो, डीवैल्यूएशन ना हो, इसी को डीवैल्यूएशन कहते हैं कि हमारी जो करेंसी की जो पहली वैल्यू थी ना वो कम हो गई है। तो ये डीवैल्यूएशन ना हो, इन चीजों को रोकने के लिए आरबीआई अपने पास ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये होल्ड करता है, ठीक है? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो स्टेबलाइज करता है इंडियन रुपी को, ऑब्वियसली आरबीआई देखता है जब भी कि इंडियन रुपी महंगा होने वाला है, इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली है, डेप्रिशिएट जो मैंने अभी आपको बताया, तो उस केस में आरबीआई इसका यूज करता है। दूसरा है हेल्प फॉर इम्पोर्ट्स, ऑब्वियसली जो भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चीजें, हमें पे करने के लिए पैसे चाहिए होते जो हमें फॉरेन करेंसी में ही चाहिए होता है, तो इसमें काम आता है। फिर है आपका हैंडल्स बीओपी एंड सीएडी इशूज। सीएडी आपको पता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो आपका हो जाता है, तो इन दोनों को ही मैनेज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व काफी हेल्पफुल होता है। फिर आपका बूस्ट ग्लोबल कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे रुपी की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट नहीं हो रही है, रुपीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करता है? ग्लोबल कॉन्फिडेंस देगा। तो जो आज हम लोग ट्रेड ज्यादातर डॉलर्स में कर रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादातर ट्रेड हम लोग रुपीज में करने लग जाए, क्योंकि हमारे रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। तो हो सकता है कि ऐसा भी टाइम आ जाए जो 1 रुपी की वैल्यू आपकी $2 हो जाए या $20 हो जाए, तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सकता है अगर हम लोग अपने ट्रेड पर थोड़ा फोकस करें तो। समझ में आ गया? तो ये है। फिर एक्ट एज अ कुशन ड्यूरिंग क्राइसिस, ऑब्वियसली जैसे कि हमारा ना 1991 में क्राइसिस आया था जब इंडिया के पास सिर्फ 2 वीक था इंपोर्ट को कवर करने के लिए, तो इन केसेस में जो हमारे इमरजेंसी फंड है ये काम आया था। समझ में आ गया? ये आप लोग ना अपने मेंस में लिख के अगर आ जाओगे एज एन एग्जाम्पल, तो काफी अच्छा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्पल लिखने पे। फिर आपका सपोर्ट एक्सटर्नल डेट पेमेंट, तो अगर कोई उधार है, कुछ ऐसे सिचुएशन है, तो उसको कवर करने के लिए भी ये काफी हेल्प करता है, ठीक है? तो आई होप ये 4-5 पॉइंट आप
आपको काफ़ी क्लियर हो। क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टेबलाइज़ करता है, हेल्प करता है इम्पोर्ट में, हैंडल करता है बीओपी क्राइसिस को, बूस्ट करता है, ग्लोबल कॉन्फिडेंस देता है, एक कुशन की तरह काम आता है और हेल्प करता है एक्सटर्नल डेट को भी पे करने में, ठीक है? इसके बाद अब फॉरेक्स रिज़र्व जो है ना, ये कैसे बढ़ा जा सकता है? यानी कि आरबीआई के पास अभी मैं मान लेती हूँ कि $100 का फॉरेक्स रिज़र्व है। अब इस डॉलर में ना सब कुछ, वो चारों कंपोनेंट इंक्लूडेड है, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दूँ, यानी कि मैं ज़्यादा चीज़ें बेच रही हूँ बाहर की मार्केट्स में, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे पैसा आएगा। दूसरा इनवर्ड रेमिटेंसेस, यानी कि क्या होता है, अगर इंडिया से ज़्यादा लोग बाहर जाएँगे काम करने के लिए, ज़्यादा पैसे भेजेंगे रेमिटेंसेस, तो अगर मेरे कंट्री में रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो बढ़ेगा, ठीक है? तीसरा एफडीआई और एफपीआई का फ्लो। एफडीआई और एफपीआई अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग आई थिंक नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 19th या 20th लेक्चर में इसको हम लोग कवर करेंगे अब बहुत अच्छे से, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी के लिए ऐसा समझो कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है ना फॉरेनर्स के द्वारा, वो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, अगर ये भी आती है तो ये भी उन्हीं की करेंसी में आती है मोस्टली, तो फिर भी है। दूसरा है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग, अगर हम बाहर से उधार ले लें तब, आईएमएफ अगर हमें दे दे, अगर ट्रेड हमारा सरप्लस हो, यानी कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना, ये बढ़ सकता है, ठीक है? ध्यान रखना। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये आपके प्री में बन सकते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया? इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। नाउ और डिक्रीज कैसे होगा? जस्ट इसका उल्टा कर देना। अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, अगर हम रेमिटेंसेस हमारे पास नहीं आ रहे हैं, एफडीआई एफपीआई इनफ्लो नहीं हो रहा है हमारे पास, सेम इसका उल्टा। इंपोर्ट के लिए हमें अगर पे करना है, एफपीआई एफडीआई आउटफ्लो, यानी कि इंडिया से ही लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनवर्ड नहीं आ रहा है, तो फिर हो जाएगा। फिर आपका करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, फिर आपका एक्सटर्नल डेट, हमने कर्जा इतना ले लिया है कि हमें कर्जा भरना पड़ रहा है, जिसके चलते हमारे क्या कहते हैं, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये डिक्रीज हो रहा है। फिर गोल्ड का इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है? तो फिर ये है आपका कुछ फॉरेक्स रिजर्व जो है आपका डिक्रीज होगा, समझ में आ गया? तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ, ये जो है फॉरेक्स रिजर्व, ये आपका मैनेज कौन करता है? तो आरबीआई मैनेज करता है। किस एक्ट के अंदर मैनेज करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा 1999। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्री का क्वेश्चन है ये। नाउ अब ये है क्या, आरबीआई की स्ट्रैटेजी क्या होती है इसको मैनेज करने की? तो सबसे पहली चीज तो ये स्ट्रैटेजी आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करने की डिपेंड करती है तीन चीजों पे। सबसे पहले है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट में कितना पैसा प्रेजेंट है। हमने मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? तो इन सब, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी नेट कितना प्रोवाइडेड है हमारे पास, कितना मार्जिन हम लोग लेके चल सकते हैं, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारा, इम्पोर्ट कितना हो रहा है हमारा, ये चीजें। तीसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट रही है अंदर कंट्री के, बाहर कंट्री के, उन पे हमें किस तरीके का रिटर्न मिल रहा है, किस करेंसी में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये आपके तीनों ना प्री के पॉइंट्स है, समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ वेयर इज फॉरेक्स रिजर्व इन्वेस्टेड? अब ये जो है इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है? तो देखो मैं एक चीज बताती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई के पास है, ये चारों चीजें इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आरबीआई ना इनको इन्वेस्ट भी करता है। अब जैसे कि $100 है, तो आरबीआई ऐसा कर सकता है कि $100 है तो $50 का उसने अपने पास रिजर्व में रखा है, और इसके अलावा जो $50 है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, आरबीआई ने देखा कि लास्ट ईयर ना हमारा $50 ही है जो यूज हुआ है, मोर और लेस, ठीक है? तो $50 यहाँ पे हमारे पास सेविंग्स है, मतलब कुछ बहुत ऊपर नीचे हो गया मार्केट, तो 50 की जगह हम मान लेते हैं $60 हो जाएगा, ठीक है? तो आरबीआई ने क्या किया, $60 तो अपने पास रख लिया कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, चेंजेस खर्चे वर्चे, और बाकी का जो $40 है ना, इसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकता है आरबीआई? तो मेनली आपका यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में, आईएमएफ सिक्योरिटीज में, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स में, जो कि अब्रॉड में की जाती है, सोवन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इसको इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो चारों आप देख रहे हो ना, ये चारों ही किसी ना किसी तरीके के बॉन्ड है। बॉन्ड के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो बस वही है। तो इनका फोकस वही होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि जो भी आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप कमाते हो ना, वो एट द एंड ऑफ द डे इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, कंट्री में ही वो खर्चा होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या है? सबसे पहली चीज तो फॉरेक्स रिजर्व मैंने आपको बता दिया। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो ध्यान से समझो। फॉरेक्स रिजर्व तो मैंने आपको बता दिया, वो एसेट जो कि आरबीआई होल्ड करता है फॉरेन करेंसीज में, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है
कि अगर मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी में जो एक्सचेंज करा रही हूँ ना, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया क्या है फॉरेन एक्सचेंज? तो फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसीज होती है ना, जैसे यूएस का डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, येन एक्सेट्रा हो गया, ये सारी चीजें आपकी फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। यानी कि मैं उस कंट्री का पैसा ले रही हूँ अपनी कंट्री का पैसा दे के। समझ में आ गया? तो ये आपके बैंक में होता है, कंपनीज करती हैं काफी ज्यादा, और ये इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड के पेमेंट्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो आपका कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि मैं करेंसी एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है? तीसरा है आपका बीओपी। बीओपी तो हमें पता है कि एक डॉक्यूमेंट है जहां पे सारे ही ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका बीओपी। आई होप ये क्लियर हो। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है आपका, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि $1 की वैल्यू आपकी कुछ 85 रुपीज है। ये जो एक्सचेंज होता है, ये जो एक करेंसी की वैल्यू आपका दूसरे करेंसी के टर्म्स में जो डिसाइड किया जाता है, इस चीज को कहते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट। ये कैसे डिसाइड होता है ये मैंने आपको समझाया था, राइट? लेकिन जो मैंने आपको समझाया था ना, वो मैंने आपको मार्केट का डिमांड और सप्लाई देख के समझाया था। एक फैक्टर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, रुपीस की बढ़ गई तो रुपीस की एप्रिशिएट हो जाएगी, राइट? तो ये तो एक सिनेरियो था, बट इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स का इस्तेमाल करके एक करेंसी की वैल्यू जो है तय की जाती है। समझ में आ गया? अब वो सारे ही मेथड्स आप लोग आज पढ़ोगे। तो सबसे पहला है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जब आपका किसी देश की गवर्नमेंट या उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, डिसाइड करे कि हमारी जो करेंसी है ना, रुपीज, वो किसी फॉरेन करेंसी, मोस्टली मान लो यूएस डॉलर, उसके साथ उसकी वैल्यू कितनी होगी ये फिक्स कर दे। जैसे कि आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि एक रुपीज जो है आपका, वो आपका 0.1012 डॉलर है। समझ में आ गया? तो ये आरबीआई के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? अब चाहे मार्केट में डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, चाहे डॉलर की डिमांड बढ़ रही हो, चाहे रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही हो, चाहे रुपीस की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही हो, उस चीज का आरबीआई पर या इंडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई इसी रेट पर करेंसी जो है वो एक्सचेंज करेगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहला आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है ना, तो आरबीआई डॉलर बेचता है, ठीक है? आरबीआई डॉलर क्यों बेचेगा? जैसे अभी डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, मान लो डॉलर बहुत महंगा बिक रहा है, तो आरबीआई डॉलर मार्केट में बेच देगा, रुपीज में पैसे कमा लेगा, ठीक है? और अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो आरबीआई डॉलर आपका खरीदता है, ठीक है? तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो आरबीआई डॉलर बेचेगा, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो आरबीआई डॉलर खरीदेगा। तो इस तरीके से इसमें ये काम किया जाता है, ताकि जो हम लोग ये एक्सचेंज रेट हमने जो डिसाइड किया है ना, इसके ऊपर हम लोग अमल कर सके, काम कर सके। इस वजह से जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो आरबीआई डॉलर बेचेगा, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो आरबीआई डॉलर खरीदेगा। समझ में आ गया? अब इसका एडवांटेज ये होता है कि करेंसी का रेट आपका स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कल की डेट में मार्केट में रुपीस की डिमांड कम हो गई तो रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, या किसी और करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो उस करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक बार जो सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया है ना, वो फिक्स्ड रहता है, तो करेंसी आपकी स्टेबल रहती है, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल्ड में रहता है। समझ में आ गया? तो इसके प्रॉफिट क्या-क्या है? करेंसी स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। समझ में आ गया? नाउ इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आरबीआई को ना अपने पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो रखने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने वैल्यू फिक्स की है ना, डिमांड सप्लाई तो हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। हो सकता है डॉलर कभी भी महंगा हो जाए, डॉलर कभी भी सस्ता हो जाए, तो वो हमें नहीं पता। इस वजह से उस चीज को फुलफिल करने के लिए आरबीआई को ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके का आपका आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी होती है, ये मार्केट के डिमांड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस वजह से आपका जो करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है ना, अगर हमारे पास रिजर्व कम है तो करेंसी क्राइसिस का रिस्क बढ़ जाता है, अगर हमारे पास रिजर्व नहीं है तो करेंसी क्राइसिस होगा। रिजर्व्स अगर हैं, इस वजह से आरबीआई को ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है? पहले ये चीज आपका इंडियन सिस्टम, इंडिया में ये चीज यूज होती थी, बट इसको बदल दिया गया। अब हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं बताऊंगी मैं। ये सिस्टम आपका पहले चाइना भी यूज करता था, और कुछ गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, या कोई ऐसी कंट्रीज है जो ये मेथड अभी भी यूज करती हैं। तो होता क्या है ना, अगर मैं ये मेथड यूज कर रही हूँ फिक्स एक्सचेंज रेट, तो ऐसा नहीं है
कि मैं सभी कंट्रीज़ के करेंसी के साथ वैल्यू फिक्स कर दूँगी। हो सकता है मैंने सिर्फ़ डॉलर्स के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट रखा है, बाकी सबके साथ जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसी के बेसिस पे काम चल रहा है, ठीक है? तो इंडिया में क्या था, पहले रुपी जो था ना वो पेग्ड था, पेग्ड का मतलब ये है कि फिक्स्ड था ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में, बट अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है? तो अब हम लोग ये सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल रेट भी कहते हैं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वही है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करेंसी का रेट जो है ना वो डिसाइड होता है। इसमें आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? सेंट्रल बैंक आपका डायरेक्टली नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली कर सकती है। कैसे कर सकती है सेंट्रल बैंक? अगर बैंक देख रही है कि डॉलर बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं, तो जो कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करने वाली है उनको ऑफर दे देते हैं हम लोग कि आप हमसे खरीद लो, हम थोड़ा मार्केट प्राइस से सस्ते में दे देंगे, ताकि आईएमएफ के पास वो लोग ना जाए। आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं तो करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी नहीं। समझ में आ गया? तो इनडायरेक्टली आपका सेंट्रल बैंक इसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, रुपी एप्रिशिएट करेगा। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? तो रुपी आपका डेप्रिशिएट होगा। तो ये इसमें होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो ऑटोमैटिकली आपका जो वैल्यू है करेंसी की वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट होती रहती है, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है उसके हिसाब से, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि करेंसी की वैल्यू क्या डिसाइड करनी है उनको, ठीक है? अब इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि कई बार करेंसी रेट में ना फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। अभी हमने देखा कि $1 आपका कितना है, 85 रुपीज़ है, ठीक है? लेकिन अगर ज़्यादा ही कुछ ऊपर-नीचे हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि सडनली ये 95 हो जाए। अगर ज़्यादा ही ट्रेड बढ़ गया, डॉलर की डिमांड ज़्यादा ही बढ़ गई, तो ये एक आपका डिसएडवांटेज है कि फ्लक्चुएशंस बहुत जल्दी आ सकता है इसमें। शॉर्ट टर्म के लिए ये क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करता है इन्वेस्टर्स का, फिर वो वही हो जाता है, जैसे 85 अभी है, फिर 95 हो जाएगा कभी रुपीज़, कभी 100, फिर वापस 75 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है इसकी, ठीक है? अब ये कौन-कौन यूज़ करता है? तो ये यूज़ किया जाता है यूएसए के द्वारा, यूके के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एंड कनाडा के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसको हम लोग डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, इसको इंडिया यूज़ करता है, ठीक है? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट ये होता क्या है? तो जो करेंसी का रेट है ना, वो मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है? मार्केट के ऊपर है प्रॉपर। लेकिन कभी-कभी आरबीआई है जो इसमें इंटरफेयर करता है जब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिया था ना, इनडायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, वो एक्चुअल में इसमें किया जाता है। समझ में आ गया? मैनेज्ड फ्लोटिंग में है ये यही वाला फ्लोटिंग एक्सचेंज ही है ये, ठीक है? लेकिन इसमें आपका गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती, आरबीआई भी नहीं कर सकती, लेकिन इसमें आरबीआई करती है इंटरफेयर, और यही मेथड इंडिया यूज़ करता है जब देखता है इंडिया कि रुपीस की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही डेप्रिशिएट हो रही है, तब आरबीआई कुछ-कुछ मेथड इस्तेमाल करके बाकी कंट्रीज़ को ऑफर देके, डिमांड सप्लाई पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके, कुछ करके मतलब इनडायरेक्ट तरीके से इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? तो जैसे अगर मान लो रुपीस आपकी वैल्यू गिर के अभी 85 है, 88 हो जाए कि 88 रुपी का आपका $1 है, तो आरबीआई डॉलर बेचकर रुपीस को स्टेबल कर सकता है। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है आपका मैनेज फ्लोटिंग। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है, प्लस आपकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। अगर ज़्यादा वैल्यू गिर रही है, तो आप कर सकते हो कुछ ना कुछ। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ये बैलेंस रखता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आरबीआई ना इसमें फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन कर सकता है, जो कि कभी-कभी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। अभी डॉलर आपका 95 पहुँच गया, ठीक है? तो आरबीआई को डॉलर बेचने पड़ते हैं ताकि 95 से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे आरबीआई को नुकसान हुआ है, समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीज़ है। अब ये सिस्टम आपका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? तो इंडिया में यूज़ होता है ये, इंडोनेशिया में यूज़ होता है, साउथ कोरिया में यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद है यहाँ पे पेग्ड या क्रॉलिंग पेग रेट, तो ये आपका ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो गवर्नमेंट है ना, वो फिक्स कर देती है। पर यहाँ पे ना गवर्नमेंट थोड़ा-थोड़ा रेट जो है ना वो बदलती रहती है ओवर द टाइम। जैसे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है, तो 1 महीने बाद चेंज कर दिया, 3 महीने बाद चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये जो रेट है ना, ये रेट गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करती रहती है, जैसा उनको ठीक लगता है जिस हिसाब से वो करती रहती है, ठीक है? तो बेसिकली इसका एडवांटेज यही है कि ग्रेजुअल एडजस्टमेंट आपका होता रहता है। कभी 1 रुपीज़ आपका 0.012 डॉलर्स है, कभी हो सकता है 1 रुपी $1 के बराबर हो, कभी हो सकता है 0.001 के बराबर हो। तो इस तरीके से ये जो वो है वो चलता रहता है, समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ है ना ये आपका चाइना द्वारा यूज़ किया जाता था पहले यूएस के डॉलर्स के साथ, समझ में आ गया? अब इसका एडवांटेज तो यही है कि वही एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, सडनली कोई शॉक नहीं मिलेगा।
ट्रेड थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा। जब गवर्नमेंट को लगेगी कि उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो बाकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के बराबर भी कर सकती है करेंसी की वैल्यू। तो इस तरीके से किया जाता है, समझ में आ गया? तो ये है, पर इसका डिसएडवांटेज अगर देखो तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो 50 बार सोचेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज इतना हो रहा है, कल फिर से कम कर सकती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, ठीक है? तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपको चाइना का एग्ज़ाम्पल दे दिया, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो ये इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद है आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसमें ना आपका ये बेसिकली वो रेट होता है जिसमें 2 करेंसीज़ ना तुरंत इमीडिएटली एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि आज के दिन विदिन 2 वर्किंग डेज़ का मतलब तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सकता है, वो सेटलमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो मान लो जैसे आज मुझे यूएस से एक लैपटॉप इंपोर्ट करना है और पेमेंट डॉलर्स में करनी है। आज एक यूएस डॉलर 85 रुपीस चल रहा है, ठीक है? हम बैंक जाएंगे, तुरंत पेमेंट करते हैं हम लोग। बैंक 85 रुपीस लेके एक डॉलर बेचेगा, ठीक है? तो ये जो आपका हुआ है ना, ये करंट तुरंत स्पॉटली मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट आपका एक्सचेंज हो गया है, समझ में आ गया? तो विद इन 2 डेज ये जो है वो हो गया है। यूजुअली टाइम लगता है इसमें, तभी तब तब तक आपकी जो मार्केट होती है ना वो फ्लक्चुएट कभी कभी हो जाती है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो रियल टाइम जो वैल्यू होती है ना मार्केट में, उसी में आपका हो जाता है। इमीडिएट पेमेंट्स के लिए ये बेस्ट है। डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है इसका, ट्रेड वगैरह के लिए ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसके बाद है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब आज ही एक फ्यूचर डेट के लिए करेंसी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेना कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। मतलब कि आज डिसाइड किया कि 3 महीने बाद जो है 86 रुपीज पर डॉलर पर पेमेंट होगा, ठीक है? आज डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट स्टेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट फिर भी फ्यूचर में जो करेंसी रेट होने वाला है ना, उसकी वैल्यू हम लोग आज डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्यूचर में भले हो सकता है 3 महीने बाद अनसर्टेनिटी आ जाए, कुछ हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें रुपीज की वैल्यू और ज्यादा गिर सकती थी, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने 3 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि पहले 84 था, अब हम 80 रुपीज ही रखेंगे, तो बच जाएंगे हम उस फेलियर से, ठीक है? तो ये इस चीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो रॉन्ग प्रिडिक्शन, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दे दिया कि अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जैसे अकॉर्डिंग मार्केट है कि फ्यूचर में ना एक डॉलर 80 रुपीज रखते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कहीं गड़बड़ हो गई, हमारा प्रिडिक्शन गलत निकल गया, तो भाई गलत हो जाएगा। एक डॉलर 84 था, अब हम 80 में बेच रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि कंडीशंस बिल्कुल अप्रिशिएशन वाली है नहीं, ठीक है? तो ये होता है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बहुत जरूरी है। ये बेसिकली मार्केट में दिखने वाला जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है ना, जैसे 85 रुपीज $1, यानी कि विदाउट इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं है, विदाउट इन्फ्लेशन जो एडजस्टमेंट वाला रेट है, वो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ठीक है? तो बेसिकली नॉमिनल नॉमिनल रेट ये अगर बढ़ता है ना, इसका मतलब ये होता है कि रुपी की वैल्यू जो है ना आपकी, ये डेप्रिशिएट हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू, रुपी की वैल्यू क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। देन है हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट को इन्फ्लेशन के डिफरेंस से एडजस्ट करके जो हम निकालते हैं ना, ये है वो। मतलब कि ये बताता है कि एक्चुअल रुपी जो है आपका कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है अगेंस्ट जो बाकी करेंसीज है उनके उसमें, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रियल एक्सचेंज रेट निकालने का? नॉमिनल रेट आप निकाल लो, उसको डोमेस्टिक प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो जो भी फॉरेन प्राइस है उससे, ठीक है? तो मान लो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है और यूएस में कम है, तो रुपी का जो रियल वैल्यू होगा ना वो और कम होगा, ठीक है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है एक्सपोर्ट्स को समझने के लिए, थोड़ा कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए, ये बेस्ट इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है? फिर है आपका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये ना एक वैल्यू है, ये एक वेट एवरेज वेट रेट है ये। जब हम अपनी करेंसी का कंपैरिजन एक ही करेंसी से नहीं करते बल्कि मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर करेंसी से करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है? तो इंडिया जैसे आपका ट्रेड करती है यूएस से, चाइना से, जापान से, यूरोपियन यूनियन से, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सबका कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, ठीक है? कि हमने क्या किया है, कितने कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे इकोनॉमी के ट्रेड कंपेटिटिवनेस को ये मेजर कर लेता है, समझ में आ गया? तो ये मतलब बेसिकली एक करेंसी की जो वैल्यू है ना, वो हम लोग दूसरे कंट्री के करेंसीज के रिस्पेक्ट में शो कर रहे हैं, समझ में आ गया? इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका नियर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दूसरा आता है आपका रियल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली ये वही है, ये है कि इंडिया की करेंसी का जो वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट है ना, मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज के करेंसी के कंपैरिजन में विदाउट इन्फ्लेशन, वो कितना है? तो वो आपका क्या कहलाता है? नीर कहलाता है, समझ में आ गया? यानी कि जब हम अपने रुपये की वैल्यू ना एक करेंसी जैसे डॉलर मान लेते हैं उससे नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है हमारे
सारे यूएस, जापान, यूए, चाइना वगैरह उनसे कंपेयर करते हैं तो जो एवरेज निकलता है ना उसे हम लोग नीर कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर हमारी नीर की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती है अगर, ठीक है, तो रुपी एप्रिशिएट हुआ, आपका स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, ठीक है। और अगर उल्टा इसका नीर अगर गिरता है तो रुपी हमारा डेप्रिशिएट हुआ यानी कि वीक हुआ है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट रील, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल भी आपका नीर जैसे ही होता है, पर ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके निकालते हैं हम लोग, यानी कि ये बताता है कि इंडिया की करेंसी एक्चुअली में स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है रियल टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये है रीर और नीर है, ये कौन पब्लिश करता है? ये आरबीआई द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद आ जाओ डुअल मल्टीपल एक्सचेंज रेट। ये कुछ-कुछ कंट्रीज द्वारा ना पहले अडॉप्ट किया गया था ये, ठीक है, मेथड, पर अब नहीं है। इसके बाद आ जाओ ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट। तो ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट मतलब जब गवर्नमेंट ना करेंसी ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, तब इलीगल मार्केट में ना करेंसीज हायर या लोअर रेट पर एक्सचेंज होते हैं। समझ में आ गया? जैसे ऑफिशियली आपका $1 85 है, पर ब्लैक मार्केट में वो $1 की वैल्यू आपको 80 रुपीज मिल रही है। तो उसको कहते हैं हम लोग ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एडवांटेज तो इसका टेक्निकली कुछ हो ही नहीं सकता है, रेस्ट्रिक्टेड है ये, बट उसके बावजूद लोग करते हैं ये। डिसएडवांटेज इसका यही है कि इलीगल है, करप्शन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो वीक होता है इन सब चीजों से, ठीक है। तो बस यही है, और ये ना काफी कंट्रीज में देखा गया है जिनके पास थोड़ा मतलब कम कंट्रोल है, जैसे कि वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वहां पे ऐसे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके टोटल 11 एक्सचेंज रेट। मैं आपको बताती हूँ, पढ़ने तो हमको दो तीन ही थे, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और ये मैनेज फ्लोटिंग, सिर्फ और ये तीन। लेकिन ये जो मेथड्स है ना, ये मैंने बुक में देख लिया और एक दो नोट्स में देख लिया टॉपर्स के, तो मैंने सोचा इनको इंक्लूड कर देते हैं। बट आपको समझ में अगर ये नहीं आ रहे, हाँ, ये तीन और ये नीर एंड रीड, ठीक है, ये दोनों, ये पांच इंपॉर्टेंट है, बस इन पांच से ही सवाल बनते हैं और किसी से सवाल नहीं बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ये बस वही है, फिक्स फ्लोटिंग, इन सबका समरी है यहाँ पे, आपको ईज़ी रहेगा याद करने में, ठीक है? तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब इसके ऊपर करने हैं हमको क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके ऊपर प्रैक्टिस। अभी मैंने प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, ठीक है? तो कल करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। बाकी कैसा लगा ये सेशंस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।